Once again, so in this particular video lecture series we have started solving all the numericals and complete exercise of the 11th standard chemistry textbook. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर के जो कंप्लीट एक्सरसाइज है पूरे के पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे, प्लस उसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप ये वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और ध्यान से देखें। मैं आपकी एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी क्लियर करूँगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर फ्रेंड, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो वी विल that is only motivation left for us to make such kind of videos. It take lot of efforts to make such kind of videos. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चूज करेक्ट ऑप्शन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज। तो आपको पता ही होगा, ये देख के ही पता चल गया होगा ये क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है इस पर्टिकुलर ब्रांच को। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के जो डेफिनेशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। दूसरा चलते हैं बच्चा, देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नॉट ए क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो आप क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव में मास आप मेजर कर सकते हो, लेंथ, वॉल्यूम, ये सब क्वांटिटेटिव है। बट जो कलर होता है ये क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव नहीं होता है, ये होता है क्वालिटेटिव। सो बी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मास इज, मास की एसआई यूनिट तो आप सभी को पता ही है, केजी है, मोल, मीटर क्यूब, पाउंड, ये सब तो है नहीं। ठीक, तो डी, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.50 इंटू 10⁴ ग्राम इज। अब इसमें आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें ये जो पार्ट होता है इसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डेसिमल के बाद भी 2 पॉइंट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, यानी 1.50। ये तीनों ही काउंट होंगे बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जो लीस्ट काउंट होगा, वी आर एक्सपेक्टिंग को लीस्ट काउंट 0.01 होगा, इसीलिए हम यहाँ पे तीनों ही कंसिडर करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या है बच्चा, इन एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 मोल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। अब आपको इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अगर आपने पिछला वाला एमसीक्यू देखा तो उसके बेसिस पे आप खुद ही बता सकते हो इसमें टोटल कितने होने वाले हैं, 4 होंगे टोटल। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम चलें तो क्या बोल रहा है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड विल बी। क्या होगा इसका ऑप्शन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो CaCO3 डिकम्पोज होगी तो क्या मिलेगा अपने को, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। ठीक, तो अगर हम बैलेंस करना चाहें तो एक कैल्शियम इधर हो गया, ऑक्सीजन 3 इधर है, इधर भी 3 है, बैलेंस्ड है, कार्बन एक इधर है एक इधर है, दोनों साइड बैलेंस्ड है। तो आप अगर स्टोइकियोमेट्री देखेंगे तो यहाँ पे इसका 1 मोल अगर ब्रेक होगा तो इसका 1 मोल देगा और इसका भी क्या देगा, 1 मोल देगा टोटल। अब बच्चा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25 ग्राम दिया हुआ है। अब हम इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको सबका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कैल्शियम के लिए होता है 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस कार्बन के लिए होता है 12, तो यहाँ पे 12 हो गया। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 प्लस ये हो जाएगा कितना, 48, यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे 20 नहीं, 20 तो एटॉमिक एटॉमिक नंबर है, 40 है इसका, है ना। तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 60, यानी कि ये हो जाएगा 100, है ना, 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 100। दूसरा अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, 40 प्लस 16, है ना, हो जाएगा 40 प्लस 16, तो यानी कि टोटल 56। अगर आप CO2 का कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस 2 इंटू 16, यानी कि ये आ जाएगा 12 प्लस 32, तो यानी कि 44 हो गया। तो अब देखो एक मोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसका 100 ग्राम अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे ये कितना ग्राम बनना चाहिए, यहाँ पे ये बनना चाहिए 56 ग्राम,
है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे ये कितना बनना चाहिए 44 ग्राम। तो दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन इज, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब आप बताइए यहाँ पे अगर मुझे इसको 25 ग्राम करना है तो आई कैन जस्ट सिंपली डिवाइड इट बाय 4, तो मैं 100/4 कर देता हूँ, तो 100/4 ग्राम हो गया, यानी कि 25 ग्राम ये हो गया। तो इन सबको भी 4 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 56/4 कितना हो जाएगा, ये 44/4 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 56/4 अगर आप करते हो तो ये हो जाता है 14 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 ग्राम। तो योर करेक्ट आंसर वुड बी 14 ग्राम। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो, इसके अलावा भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो मोल का कैलकुलेशन लेके कर सकते हो कि 1 मोल ये दे रहा है तो 1 मोल ये देगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 25 ग्राम में कितना मोल होगा इसका, वो बेसिस हो गया। या फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स 56 ग्राम ऑफ CaO। तो यहाँ पे अगर 25 ग्राम की बात करेंगे तो 25 ग्राम कितना देगा, 56 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। देखो इधर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर भी हमको उसको सेम से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी जो इधर रहेगा उसको हम डिनोमिनेटर साइड में भेज देते हैं। तो इतना ग्राम ऑफ CaO, अगेन द आंसर वुड बी सेम, 25, ये 100 को कैंसिल करेंगे 1/4, 56/4 यानी कि 14 ग्राम ही आएगा। तो चाहे आप जिस मेथड से सॉल्व करें आपका आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 12 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि कितना ग्राम वाटर रिलीज होगा अगर आप 12 ग्राम मीथेन गैस को कंप्लीट जलाते हैं कंप्लीटली। तो चलिए मीथेन गैस को जला देते हैं, ये CH4 प्लस ये O2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2 मिलना चाहिए प्लस साथ में वाटर में मिलता है। अब हम बैलेंस करने की अगर हम कोशिश करें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं 4 कर देता हूँ तो 2H2O, बट इधर साइड ऑक्सीजन हो गए 4, तो मुझे इसको करना पड़ेगा 2O2। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड वन। अब स्टोइकियोमेट्री की अगर हम बात करें तो देखिए आप सिंपल अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या कर देना है, इसके नीचे इसका एटॉमिक वेट लिख देना है, यानी कि इसका 1 मोल है, ठीक। अब हमको पूछ रहा है कि कितना ग्राम ऑफ वाटर निकलेगा, तो इसका कितना मोल है, इसका 2 मोल है, ठीक। तो 1 मोल अगर ये जलता है तो 2 मोल अपने को वाटर मिलेगा, इन सब की हमको जरूरत ही नहीं फिलहाल। तो 1 मोल CH4, यानी CH4 का अगर आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 4, यानी कि ये हो जाएगा 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम CH4 कितना देता है, 2 इंटू वाटर का कितना होता है 18 होता है। तो वाटर का 18 कैसे होता है बच्चा, ये होता है H2O, यानी कि 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया टोटल 18। तो 18 मिल जाता है, 2 इंटू 18 ग्राम देता है, इतना ग्राम हमको वाटर मिलेगा क्योंकि इसका 1 मोल यानी इसका 2 मोल मिलता है। अब देखो यहाँ पे 16 ग्राम कितना दे रहा है, 2 इंटू 18 ग्राम दे रहा है। अब हमसे बोल रहा है कि 12 ग्राम कितना देगा, तो सिंपल सी बात है 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ अगर हम इसको 12 ग्राम करते हैं, 12 ग्राम ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू 12, दोनों साइड 12 से हमने मल्टीप्लाई किया और 16 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे, इतना ग्राम ऑफ H2O, ठीक। तो ये अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करना बहुत इजी है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 से अगर हम कैंसिल करें तो ये हो गया 8, बराबर। अगर हम 4 से कैंसिल कर रहे हैं इसको तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, अगेन 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो गया 9, तो 9 इंटू 3 बचा, 9 इंटू 3 यानी कि 27 ग्राम ऑफ वाटर। तो 27 ग्राम ऑफ वाटर विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 एलिमेंट A एंड B combine to give a compound having 75% of A, the formula of the compound AB is। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी काम है। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक। तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है कि 2 एलिमेंट A और B कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक कोई ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें 75% ऑफ A है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं हमारे पास एक A था, यहाँ पे B है, अब ये दोनों कंबाइन होके कुछ भी बना रहे हैं, AXBY समथिंग लाइक दैट, कुछ तो बना रहे हैं ऐसा, जहाँ पे ये 75 मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक मास इसका 75, तो हम कंसिडर करेंगे ये 75 ये है और ये 16 है, ठीक है। यहाँ पे जो A का कॉम्पोजिशन है वो कितना है, 75.8% है, इतना परसेंट इसका कॉम्पोजिशन है, ठीक। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे वेट ले लेंगे,
तो हम वेट ए का कंसिडर कर सकते हैं, कितना कंसिडर कर सकते हैं, 75 पॉइंट ए हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं परसेंट वेट ऑफ ए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 75.8% एंड दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ ए, ठीक। अब यहाँ पे मैं सिमिलरली बी का भी लिख सकता हूँ, परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75.8 इतना हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 100 ही होगा, तो ये हो जाएगा 24.2% एंड दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ बी, तो ये बी के वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब इतना हो गया। अब आगे क्या करना है आपको ध्यान से समझिए। नाउ व्हाट एल्स, इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब आपको वेट पता चल गया है, अब आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो वेट कितना है अपने पास, 75.8 है और एटॉमिक वेट कितना है, 75 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.01, तो 1.01 मोल आ गया इसका। Similarly, you can go and calculate the number of moles of B. Number of moles of B अगर आप कैलकुलेट कर लें, B कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 24.2 डिवाइड बाय 16, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.51 आएगा। तो इतना मोल्स ऑफ B है और उतना मोल्स ऑफ A है। अब आप यहाँ से समझदार हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकाल लेना है मोल रेशियो। अब मोल रेशियो अगर आप निकालना चाहेंगे तो मोल रेशियो अगर हम ए की बात करें तो ए को सबसे पहले क्या करना है, हमको छोटा से छोटा नंबर रहेगा उससे हमको डिवाइड करना है। तो अगर हम ए की बात करेंगे तो 1.01 डिवाइड बाय 1.01, क्योंकि इन बिटवीन दीज टू नंबर्स 1.01 इज द स्मॉलेस्ट। अगर हम सिमिलरली बी की अगर मैं बात करूंगा तो ये आ गया 1। बी की अगर मैं बात करूंगा तो 1.51 डिवाइडेड बाय 1.01 और दिस विल कम अप्रॉक्सीमेटली 1.5, यानी कि जो ए का मोल रेशियो है वो 1 है और बी का जो मोल रेशियो है वो कितना है, 1.5 है। तो अब ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे क्या करना है, यानी कि मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा A1B1.5, कुछ इस तरीके से मोल रेशियो होगा, तभी ए का जो परसेंटेज है, वो 75.8 है और जो बी है वो कितना है, या 24.2 होगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जस्ट सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स बाय 2। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक होल नंबर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। नाउ वी गॉट आंसर। तो फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, नाउ आवर फॉर्मूला वुड बी A2B3। तो A2B3 एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर A जो होगा 75.8% प्रेजेंट होगा और जो B होगा वो कितना परसेंट होगा, 24.2% B प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो A2B3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। I, the hydrocarbon contains 79.87% carbon and 20.13% of hydrogen. What is its empirical formula? अब empirical formula आपको निकालना है, कैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ पे भी सिंपल परसेंटेज जो दिया है उसको आप वेट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ कार्बन कितना हो गया, 79.87, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 20.13, तो ये वेट हो गए इनके। अब हमको पता करना है मोल्स ऑफ कार्बन। तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन वुड बी 79.87 वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना है, 12, तो ये कितना मिल जाएगा, 6.65। अब आपको कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कितना हो जाएगा, वेट 20.13 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट यानी कि 1, ये हो जाएगा 20.13, तो वही हो गया, ठीक। दोनों चीजें मिल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता करना है मोलार रेशियो। तो यू हैव टू फाइंड अबाउट द मोलार रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो दोनों का मोलार रेशियो पता करना है। अब अगर हम कार्बन के लिए जाते हैं तो जो सबसे छोटा नंबर है उससे हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6.65 डिवाइडेड बाय 6.65 एंड दिस इज इक्वल टू 1। एंड फॉर हाइड्रोजन दिस वुड बी 20.13 डिवाइडेड बाय
20.13 डिवाइडेड बाय 6.65 तो 6 इंटू 3 समथिंग लाइक दैट 18 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 3, तो ये हमको 3 मिल जाएगा। नाउ वी हैव टू टेक दिस मोलार रेशियो एज द सबस्क्रिप्ट, तो हियर आई एम राइटिंग टेक मोलार रेशियो एज सबस्क्रिप्ट। अगर आप मोलार रेशियो को एज सबस्क्रिप्ट ले लेंगे तो ये बन जाएगा C के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 3, तो CH3 इज योर करेक्ट आंसर, तो C आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रीच कंप्लीटली विथ 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या देते हैं, तो ये देते हैं Al2O3। अब हम इनको कर लेते हैं बैलेंस, अगर आप बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ पे है, ठीक है, अगर हम 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पे हमको 3O2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2O3, तो ये 4 हो गया टोटल, अब जाके ये बैलेंस हो गया, तो नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड वन। अब देखो यहाँ पे इसका कितना मोल है, यहाँ पे इसका है 4 मोल, यहाँ पे इसका कितना मोल है, यहाँ पे है 3 मोल, यहाँ पे कितना मोल है 2 मोल, स्टोइकियोमेट्री। तो एक एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है 27, तो 4 इंटू 27 ग्राम कितना देता है, 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कितना देगा अपने को, ये देगा 2 इंटू इसका जो एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 102, तो 2 इंटू 102 ग्राम। अब Al2O3 का आप कैलकुलेट कर लीजिए कैसे होगा, 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16 है ना, तो 2 इंटू 27 एंड अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इफ यू विल कैलकुलेट दिस तो यू विल गेट योर आंसर, है ना, तो आपको मिल जाएगा कितना 102, तो 102 इज द मॉलिक्यूलर वेट फॉर Al2O3। अब देखो आगे क्या करना है अपने को, अब बोल रहा है 27 ग्राम, है ना, 27 ग्राम एल्युमिनियम को रिएक्ट कराना है कंप्लीटली, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, जस्ट सिंपल है, अगर देखो यहाँ पे 4 इंटू 27 है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 इंटू 27 ग्राम डिवाइड बाई 4, तो ये देखिए सबको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे इनके वैल्यूज में कुछ भी अंतर नहीं आने वाला है, ठीक, तो ये 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 27 ग्राम को अगर कंप्लीटली रिएक्ट कराना है तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 32 डिवाइड बाई 4 इतना ग्राम, तो इतना ग्राम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक, तो ये कितना आएगा 24 ग्राम, तो 24 ग्राम जो है ये आपका होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। सिमिलरली आप यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर सकते हो एंड इन कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी कि क्या होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1J, 1J का आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन CuSO4.5H2O द परसेंटेज ऑफ वाटर इज, अब आपसे परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ रहा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर लीजिए, तो CuSO4.5H2O, अब देखिए कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16, तो 4 है टोटल, तो 4 इंटू 16 प्लस 5, वाटर का टोटल 18 होता है, तो ये हम सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 इंटू 18, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये हो गया 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, आफ्टर एडिशन यू विल गेट 249.5, इतना मिल जाएगा, ठीक। तो 249.5 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी। अब देखिए क्या होगा, अब आपको अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, तो यहाँ पे परसेंटेज अगर किसी का भी निकालना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेट ऑफ वाटर इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, weight of water in 1 mole of compound divided by molecular weight of compound, तो molecular weight of compound हो गया। किसी का भी अगर आपको वेट निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना होता सल्फर का, ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे वाटर की जगह आप सल्फर लिख देते, ऑक्सीजन लिख देते, दैट्स ऑल, बस। यहाँ पे ये कितना है बच्चा, वेट कितना है 90 है, इसका कितना है 249.5 है, ठीक। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 36.07%, तो ये आपका 36% करेक्ट आंसर हो गया,
ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। When two properties of a system are mathematically related to each other, the relation can be deduced by। अगर आपकी दो प्रॉपर्टी मैथमेटिकली कनेक्टेड हैं तो आप उनके बीच कैसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो? बाय प्लॉटिंग ग्राफ। फॉर एग्जांपल प्रेशर और वॉल्यूम का अगर आप एग्जांपल लो तो आप प्रेशर और वॉल्यूम अगर मैथमेटिकली कनेक्टेड हैं, है ना, मैथमेटिकली कनेक्टेड हैं तो आप इनके बीच रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? बाय प्लॉटिंग ग्राफ यू कैन फाइंड आउट। सो दिस इज योर पी, दिस इज योर 1/p। आप आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। so now we are going to solve the question number 3। अब हम question number 3 solve करेंगे। so we have completed just now all the objective, but if you haven't subscribed the channel yet, so please subscribe this channel and I hope that you all are liking the video and please make sure that you are also liking this particular video। now we have to find out कि इसमें कितने significant figures present हैं। तो significant figures के कुछ rules हैं, वो rules क्या है मैं आपको एक साथ एक बार डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर रूल्स। रूल्स क्या है? पहला रूल्स ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। पहला क्या रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना, सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है। कैसे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 124, तो 124 में हो गए 3 टोटल, है ना। अगर आपके पास 1.56 है तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आपके पास 1.679 है तो इसमें कितने हो गए? टोटल 4 हो गए, लाइक दिस। तो ये जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं ये सब क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब दूसरा ये कह रहा है, दूसरा रूल ये कहता है कि जितने भी जीरो होते हैं, ऑल जीरोस बिटवीन ऑल जीरोस बिटवीन द डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 1.01 तो इसमें टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, मैं लिख देता हूं 120.0005, इसमें कितने हो गए? टोटल 3, 4, 3, 7, टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो किसी भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जो जीरो आ रहा है वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। तीसरा रूल ये कहता है कि जीरो, जो भी जीरो, अगर ये जीरो जो है वो डिजिट के पहले आता है ना, जैसे मान लीजिए अगर जैसे 0.001 है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए हाँ ये हो गया, जैसे 0.025 हो गया, है ना। तो 0.025 की अगर हम बात करेंगे तो जो भी जीरो जो है वो नॉन जीरो नंबर के जो भी पहले आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे होने वाले हैं नॉन सिग्निफिकेंट। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि आप लिख सकते हो zeros on the left of first non-zero number are not significant। ये सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक, जैसे आप ये भी ले सकते हो 0.005, तो इसके अंदर कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तीनों के तीनों क्या हैं? नॉन सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? इसमें 1 हो गए। तो ये रूल ये कहता है। चौथा रूल की अगर हम बात करें तो चौथा रूल की ये बात होती है कि अगर मान लो जीरो जो है वो राइट साइड में आ गए तो क्या होगा, है ना। अगर जीरो जो है अगर राइट साइड में आ रहे हैं, है ना, तो क्या होगा? इसमें एक केस है, अगर टर्मिनल में कोई डेसिमल नहीं है, इफ देयर इज नो टर्मिनल में कोई डेसिमल नहीं है तो उस केस में क्या होगा? अगर टर्मिनल में कोई डेसिमल नहीं है तो उस केस में क्या होगा? वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए 1250 हो गया, है ना, अगर 1250 की अगर हम बात करें तो इसमें कितने होंगे? टोटल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं, यानी कि जो लास्ट में जो जीरो आएगा इसकी भी कोई इज्जत नहीं होने वाली है। ठीक, क्लियर है यहाँ पे। पांचवा रूल की अगर मैं बात करूं आपसे तो पांचवा रूल ये कहता है बच्चा कि अगर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अगर मान लीजिए जो साइंटिफिक नोटेशन में लिए गए हैं, है ना, जैसे 0 पॉइंट यहाँ पे जैसे 2.501
इस तरीके से हो गए इंटू 10⁻3। तो ये जो 10⁻3 है ये हमको इग्नोर करना है, और बाकी यहाँ पे जितना भी डेसिमल के बाद भी जो जीरो लगा होगा ये सब भी क्या होंगे, ये सब भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर में आने वाले हैं, है ना। तो ये सब भी आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में ही आने वाले हैं। सो दीज ऑल नंबर्स विल आल्सो बी अकाउंटेबल फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होगा। तो पहला हम देखते हैं, पहला ए देखते हैं। तो ए के अंदर टोटल कितना हो गया, ए के अंदर टोटल हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बी में आ जाए तो बी में कितना हो जाएगा, बी में हो जाएगा टोटल 3। अगर सी में मैं बात करूं आपसे तो सी में कितना हो जाएंगे टोटल, तो मैंने आपको बताया ही, सी में ये जो लास्ट के 2 हैं यही आपको कंसिडर करने हैं। अगर डी में हम बात करें तो डी में कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, तो डी में टोटल हो गए 5। ई में अगर मैं बात करूं तो ई में कितने हो जाएंगे, डेसिमल के बाद साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है तो ये आपका हो जाएगा टोटल 3 हो जाएंगे, है ना। अगर यूनिट्स भी दे दिए गए और बाद में डेसिमल के बाद 0 भी है तो इसका मतलब ये हो गया ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है, इसीलिए हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें 3 हो गए। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके केस में कितने हो जाएंगे, इसके केस में हो जाएंगे 2, इसके केस में कितने हो जाएंगे, इन दिस केस 10⁻4 को आपको इग्नोर करना है तो इसके केस में हो जाएंगे टोटल 3। इसके केस में अगर हम चले तो कितने हो जाएंगे, in this case how many we are going to have, we are going to have 4 because this is written in the scientific notation and it says that ये इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 होगा, इसीलिए हमको यहाँ पे ये कंसिडर करना पड़ेगा। I hope the things are clear to you and you have understood. If you haven't understood anything, if you have any doubts, so you can drop a message in the comment section and I will definitely check and reply. नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, तो बी देखते हैं, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो ये लास्ट के 2 ले लेते हैं, है ना। अगर आप देखें इसको, हाँ, तो ये जैसे 25.55 है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ ए को तो मैं लिख सकता हूँ 26, क्योंकि 25.5 से ज्यादा है तो मैं इसको क्या करूंगा 26 कंसिडर कर सकता हूँ। इसमें अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। बी में अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज, यहाँ पे 25.4 होगा ये, तो मैं इसको इग्नोर ही कर देता हूं पूरा, तो मैं इसको लिख देता हूं 25 इंटू 10⁻⁻4, और आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 0.0025, 4 को मैं पूरा इग्नोर कर दूं, क्योंकि 5 4 है, 5 5 होता तो मैं 6 करता, बट यहाँ पे 5 4 है, 5 से कम है तो मैं इसको क्या करूंगा 25 ही रहने दूंगा, है ना। अगर ये 25 होता तो मैं इसको 26 कंसिडर कर सकता था, क्योंकि आधे से ज्यादा हो गया है, 250 से ज्यादा हो गया, बट अभी ये क्या है 254 है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे कम रखना पड़ेगा। तो बी आपका ये हो गया। सी के केस में अगर मैं बात करूं तो 1.491 है, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻5, तो ये हो गया आपका। डी में अगर हम बात करें तो डी में हम कैसे लिख सकते हैं, डी में अगर मैं इसको 200 कर दूंगा तो उसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.0 इंटू 10⁻2 इतना ग्राम, तो इसीलिए मुझे ऐसा 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, सी सॉल्व करते हैं, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मुझे इसमें 3 में करना है कन्वर्ट, तो मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। ए देखते हैं, ए 1.43 है तो 1.43 ही रहेगा ये, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। बी के अगर हम बात करें तो 458 है, तो आप इसको, ये भी तो है ही कंसिडरेबल, अदरवाइज यू कैन राइट दिस एज 4.58, 4.58 भी आप लिख सकते हैं इसे, 4.58 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर। सी की अगर हम बात करें तो 643 है, तो 3 चाहिए मुझे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 643, और आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 6.43 इंटू 10⁻2। यूनिट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट्स आपको कंसिडर करके चलने हैं, यूनिट्स वही होंगे, ठीक है। डी की अगर हम बात करें, डी की ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो मुझे एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 39.0, तो है ना 39.0, तो ये टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, या फिर 3.90 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 39.0 इंटू 10⁻2 कितना होगा, 10⁻³ होगा, बराबर। और यू कैन राइट दिस एज 3.90 इंटू 10⁻², इतना भी आप लिख सकते हो। दोनों में ही सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, 6.398
इंटू 10⁻³ है, तो मैं 398 है तो मैं इसको 6.40 कर सकता हूँ, तो 6.40 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। एफ आपको कैसे करना है, 3 में करना है, 179 ऑलरेडी वही चीज़ है, तो आप इसको लिख सकते हो 1.79 इंटू 10⁻² ग्राम। ठीक, इसको आपको अगर 3 में करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 79.0 इंटू 10⁻³ मीटर। एच, इसको अगर 3 में कन्वर्ट करना है तो 42, ये 15 है तो 15 यानी कि अगर ऑड नंबर होता है तो हम उसको इवन में कर देते हैं, तो 42.2 हम कर सकते हैं, तो आई कैन राइट दिस एज 42.2, है ना। 42.2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, आई की अगर हम बात करें तो 649.85 है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 649 को हम क्या कर सकते हैं, 650 कर सकते हैं, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ 65.0 इंटू, आई थिंक ये डेसिमल है, या 65.0 इंटू 10⁻1, दैट सिंपल, बराबर। हाँ, ये डेसिमल है, इसी 10⁻2 का पावर आप देख लेना क्या लिखा हुआ है, 649.85, यस, तो ये हो जाएगा 650। ठीक है, तो 650.85, ये आपको इग्नोर कर देना है 0.85 वगैरह, तो आपको 65.0 इंटू 10⁻1 कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 640 टोटल। ठीक है, जे की अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो 23.642 है तो आप 6 लिख सकते हो, और 10⁻2 कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा टोटल। अगर हम, हाँ, आई के बाद या जे, अब के की अगर मैं बात करूं तो के का क्या हो जाएगा, के को आप लिख सकते हो, के को आप लिख सकते हो 4.20 या फिर 42.0 लिख सकते हो, तो यू कैन राइट दिस एज 42.0 इंटू 10⁻⁴ आएगा, 42 या 0, तो 2 2 4 करेक्ट, तो ये आपका आंसर होगा। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब डी हम देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे अच्छे से, और यहाँ पे जो इनके पावर्स हैं उनको आपको ध्यान से देखना है कि 10⁻³ ml हो गया, ये आपको डेसिमल एक साथ सब लिखिए जहाँ भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 224.22 इंटू 10⁻⁴ ml है, ये है आपका 9.04 इंटू 10⁻³ हो गया, ये आपका है 8.71 इंटू 10⁻5, सारे के सारे ml में ही हैं, बट यहाँ पे इनके पावर्स अगर सेम नहीं है तो आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके लिए वी हैव टू मेक श्योर दैट कि इनके पावर्स भी सेम हो, तो पावर सेम करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो पावर्स हम सेम कर लेते हैं, है ना। अगेन, तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻3, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 42.2 इंटू 10⁻3, इसको मैं लिख सकता हूँ 9.04, ये सही है, इंटू 10⁻3, इसको मुझे लिखना पड़ेगा, 871.00 लाइक दिस, इस तरीके से मुझे लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 9। ठीक है, तो इतना इंटू 10⁻³ ml, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे 9.24 है तो आप इसको 9.2 कर दीजिए, सिंपल, तो ये हो जाएगा, तो 9.2 इंटू 10⁻5 ml, दैट सिंपल। सिमिलरली आप बी का भी सेम करेंगे, बी के केस में क्या है, हम 319.5 ग्राम, यहाँ पे फिर माइनस शुरू होता है, तो -20460 ग्राम है, 20460.0 ग्राम। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे, इसको आपको लिखना है 0.0639, यहाँ पे 0 हो गया सब, इतना ग्राम। ठीक है, अब इस, ये भी माइनस में ही है, इसके आप इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 40.5642 ग्राम। तो आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे, इफ यू विल सॉल्व दिस वन, तो आपको क्या मिल जाएगा, -20190.3789 ग्राम, इतना मिल गया आपको। अगर आप इसको कैलकुलेट
मतलब अप्रॉक्स नंबर में देना चाहेंगे तो 0.378 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -20190 इतना ग्राम। ठीक है, तो माइनस सब जगह लगा हुआ है इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं और हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द एक्सपोनेंशियल टर्म। अब आपको इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल टर्म में एक्सप्लेन करना है। तब अगर आपको एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखना है तो कैसे आप लिख सकते हैं, तो ए को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस ए एज, इस ए को हम लिख सकते हैं 3.498, तो मैं डेसिमल को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, तो 3.498 इंटू 10 रेज टू कितना डेसिमल बाद लेके आ रहे हैं 4, तो 10 रेज टू -4। बी की अगर मैं बात करूं तो बी को हम लिख सकते हैं 2.354678 इंटू कितना साइड लेके गए, लेफ्ट साइड कितना पॉइंट लेके गए 2, तो 10⁻²। सी की अगर मैं बात करूं तो हम लिख सकते हैं इसको 7.0 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा ये 3 1 4, तो 10⁻4। डी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा टोटल 1.569 इंटू कितना हो जाएगा 3 पॉइंट हम उधर लेके चल रहे हैं, तो 10⁻3। तो दीज आर योर आंसर्स। नेक्स्ट चलते हैं, गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप देख के ही बता सकते हो इसमें फटाफट। तो ए के केस में क्या होने वाला है, ए के केस में टोटल होंगे 4, बी के केस में भी टोटल हो जाएंगे कितने, बी के केस में भी हो जाएंगे 4, सी के केस में हो जाएंगे 3 और डी के केस में हो जाएंगे 3। सो दीज आर योर आंसर। एक्सप्रेस द क्वांटिटीज इन अबव बी विथ और विदाउट एक्सपोनेंट एज द केस मे बी, यानी कि अगर एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट में दिया है तो उसको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में दिया है तो उसको एक्सपोनेंट में लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ए को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 10⁻4 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12300, ये हो जाएगा। बी पे अगर हम जाते हैं तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2.030 इंटू 10⁻³ सी की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 10⁻4 है तो ये हो जाएगा 12300 बराबर, नहीं 4 टाइम्स है ना, तो 4 टाइम्स है ये, एक मिनट, हाँ 4 है तो 2 इधर गया, 2 प्लस और जाएगा बराबर, तो 12300 करेक्ट। डी में अगर मैं बात करूं तो डी में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी एक्सपोनेंट में दिया हुआ है तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.10⁻4 है तो मुझे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे 3, फिर 189, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड आउट द मोलार मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको मोलार मास कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल CuSO4.5H2O ऑलरेडी हमने पहले कैलकुलेट किया था, 249.5 आया था, बट यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आपको सब दिया गया है, क्या है CuSO4.5H2O, बहुत सिंपल है। तो कॉपर का है 63.5, एक सल्फर है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू 16 प्लस 5 वाटर है, तो वाटर का होता है 18, तो आप 18 डायरेक्टली लिख सकते हो, और आप सिंपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 249.5 आएगा। बी की अगर हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, तो Na2CO3.10H2O, तो Na का कितना है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन 3 इंटू 16 प्लस 10 वाटर 10 इंटू 18। ठीक, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 286। सी अगर मैं बात करूं मोर सॉल्ट, तो ये क्या है FeSO4NH4 ट्वाइस SO4.6H2O, तो आयरन का कितना दिया हुआ है 56 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन 4 इंटू 16 प्लस NH4 अमोनिया NH4 अमोनियम है आयन, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का दिया हुआ है 14 और हाइड्रोजन 4, तो 14 प्लस 4 यानी कि हो गया टोटल 18, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 18 क्योंकि 2 बार NH4 है, प्लस सल्फर का फिर से 32 प्लस 4 ऑक्सीजन 4 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 18, वाटर का 18 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग दिस वन
यू विल गेट योर आंसर एज 392 ग्राम पर मोल। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, अब हमको यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। वर्क आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको सबका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, हर किसी का, है ना। आपको निकालना है कि यहाँ पे लेड का कितना था, आपको निकालना है कि फास्फोरस का कितना है, आपको निकालना है कि ऑक्सीजन का कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो कंपाउंड क्या दिया हुआ है, Pb3 PO4 ट्वाइस, यही आपको दिया हुआ है। हाँ करेक्ट, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब लेड का कितना होता है, लेड का होता है 207, तो 3 इंटू 207। ठीक, प्लस यहाँ पे देखो दो फास्फोरस हैं, एक फास्फोरस का कितना दिया हुआ है 31, तो 2 इंटू 31, प्लस यहाँ पे टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए, 4 अंदर और 2 बाहर है, 4 2 8 हो गए, तो 16 इंटू 8। ठीक, तो 16 इंटू 8 हो गया। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आने वाला है, इट विल कम, ये आपका हो जाएगा 621, प्लस हो जाएगा ये 62, प्लस ये 128। तो ये आपका जो आंसर आने वाला है ये कितना हो जाएगा, 811 ग्राम पर मोल। तो 811 इज द मॉलिक्यूलर वेट फॉर दिस वन। अब हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ लेड, परसेंटेज ऑफ लेड। तो ये कितना होगा, वेट ऑफ लेड प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका वेट कितना है, टोटल 3 लेड प्रेजेंट है, यानी कि 3 लेड का मिला देंगे तो 621 हो जाएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वेट ऑफ लेड प्रेजेंट इन 1 mole of compound divided by molar mass of compound, और टोटल का मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100 होगा। ठीक, अब इसको अगर आप करेंगे तो ये हो गया 621 डिवाइडेड बाय 811 इंटू 100। तो अगर आप ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76.57%। सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस टोटल कितना है 62, तो 62 डिवाइडेड बाय 811 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 7.64%। ठीक, अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का टोटल कितना है 128, तो 128 डिवाइडेड बाय 811 इंटू 100, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 15.78%। या आप दो, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो टोटल 100 माइनस अगर ये कर देंगे तो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालते हैं। सिमिलरली अब हमको निकालना पड़ेगा K2Cr2O7 के लिए, और फिर हमको निकालना पड़ेगा इसके केस में। ठीक है, तो करते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट, करते हैं, जब पूछा गया है तो करते हैं, लेट्स सी। अब हम बी सॉल्व करते हैं। तो ए समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम बी सॉल्व कर रहे हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, पोटेशियम K2Cr2O7, पोटेशियम का कितना दिया हुआ है 39, तो 2 इंटू 39, प्लस क्रोमियम का कितना दिया हुआ है 52, तो 2 इंटू 52, प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 7 इंटू 16। ठीक, तो अगर हम इसको ऐड करें सबको तो ये हो जाएगा 78, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 104, प्लस ये हो जाएगा 112, यही होगा, बराबर यही होने वाला है। हाँ बराबर 112 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर देंगे सबको तो ये कितना हो जाएगा 294, ये हो जाएगा आपका 294 ग्राम पर मोल। अब हम चलते हैं परसेंटेज ऑफ पोटेशियम, कितना हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 294 इंटू 100, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 26.53%। परसेंटेज ऑफ क्रोमियम कितना हो जाएगा 104% है, तो 104 डिवाइड बाय 294 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35.37%। अब आपको सिमिलरली निकाल लेना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये कितना है 112 डिवाइडेड बाय 294 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 38.10, तो 38.10%। तो इस तरीके से आप बी सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सी पे, सी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो NaNH4 क्या दिया हुआ है, NaNH4 HPO4.4H2O। तो इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई होप इसको तो आप लोग कर पाएंगे और ये बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, एक सोडियम दिया हुआ है, तो एक सोडियम का कितना हो गया 23, प्लस प्लस एक नाइट्रोजन दिया हुआ है तो 14। अब कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 4 1 5, है ना। तो टोटल कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 4 1 5 यहाँ पे है, और फिर इसके बाद 8 इधर है, 8 और 5 यानी कि टोटल 13, तो 13 इंटू 1, तो ये हाइड्रोजन का हो गया। प्लस फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस का एक दिया हुआ है यानी कि 31। ठीक, 4 1 5, हाँ एक मिनट, NaNH4, तो ये 4 2 8 हो गया, 8 1 9 4 13, बराबर, हाँ यही होना चाहिए। यस करेक्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट बराबर है। तो फास्फोरस का 31 दिया हुआ है, प्लस अब बचा ऑक्सीजन, तो 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने ऑक्सीजन है 8, तो 8 इंटू 16। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये कि टोटल कितना हो जाएगा 23 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 128, है ना 23। हाँ, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 209 ग्राम पर मोल। अब आपको निकाल लेना है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ, हम शुरू करेंगे परसेंटेज ऑफ सोडियम से। तो 23 डिवाइड बाई 209 इंटू 100, तो कितना परसेंट मिलेगा 11.00%। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ दूसरे नंबर पे क्या है नाइट्रोजन, तो 14 डिवाइड बाई 209 इंटू 100, तो टोटल के मल्टीप्लाई बाय 100 है 6.70%। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन था, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 13 डिवाइड बाई 209 इंटू 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 6.22%। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस 31 डिवाइड बाई 209 इंटू 100। ठीक, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, फास्फोरस का मिल जाएगा 14.83%। नेक्स्ट वन वी हैव परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 128 डिवाइड बाई 209 इंटू 100। तो आप चाहो तो 100 से माइनस करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो 61.24%। सो these are your answer. So this is how you have to calculate the percentage composition. I hope my dear students ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को, है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो you can just drop a message in the comment section and definitely I will try to clarify. नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, फिर से वही वैसा ही केस है। फाइंड द परसेंटेज, क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन of constituent green vitriol crystal. Also find out the mass of iron and the water of crystallization in 4.54 kg of the crystals. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता करना है कि परसेंटेज कंपोजिशन ग्रीन विट्रियोल में क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है हमारा मोलार मास फाइंड आउट करना। अब मोलार मास किसका फाइंड आउट करना है, FeSO4.7H2O का। अब इसका मोलार मास दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, आयरन का दिया हुआ है 56, तो 56 लिख दिया हमने, सल्फर का है 32, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का है 4 और 7 4 11। टोटल कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, टोटल अगर आप चेक करेंगे तो टोटल हमारे पास 11 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 11 इंटू 16, प्लस हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 14, तो 14 इंटू 1। ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 56 प्लस 32, 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 176 प्लस 40, तो ये आपका हो जाएगा, अगर टोटल ऐड करेंगे तो 278 ग्राम पर मोल। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो अब आगे क्या करना है,
अब परसेंटेज तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे आराम से, परसेंटेज ऑफ Fe क्या है 56, weight of iron in 1 mole of compound divided by molar mass of compound, 56 divided by 278 into 100, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20.14% आएगा। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो 32 डिवाइड बाई 278 इंटू 100, तो ये कितना आना चाहिए, ये आएगा 11.51%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कितना है 176 डिवाइड बाई 278 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 63.31%। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 14, तो 14 डिवाइड बाई 278 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5.04%। सो दिस इज योर परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक, अब आपको पता करना है फाइंड आउट द मास ऑफ आयरन एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 4.54 kg, है 4.54 kg ऑफ द क्रिस्टल। अब इसमें आपको पता करना है, तो देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, दिस इज नॉट एट ऑल वेरी डिफिकल्ट। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस बात को ध्यान से समझो। ये टोटल कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है, 1 मोल आयरन प्रेजेंट है, यानी कि अगर मैं 278 kg अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ, तो ये ग्रीन विट्रियल, तो इसके अंदर कितना आयरन प्रेजेंट होगा 56 kg ऑफ आयरन प्रेजेंट होगा, 56 kg, क्योंकि एक 278 में कितना प्रेजेंट है 56 ग्राम, 278 ग्राम में इतना ग्राम प्रेजेंट है, तो इतना केजी में इतना केजी प्रेजेंट होना चाहिए, 278 केजी में 56 केजी प्रेजेंट होना चाहिए। हमारे पास क्या है 4.54 केजी, तो ये हो गया 4.54 केजी of compound will be equal to 56 into 4.54 divided by 278, इतना केजी ऑफ आयरन। आप इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो इट विल कम आउट एज 0.915 kg ऑफ आयरन। ठीक, देखिए मैंने कैसे किया, इतना केजी में इतना आयरन प्रेजेंट होगा, तो अगर 4.54 मुझे चाहिए तो मैं दोनों साइड 4.54 से मल्टीप्लाई करूंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 278 को डिनोमिनेटर में लेके चले जाऊंगा और मुझे ये मिल जाएगा। सिमिलरली 7 हाइड्रोजन का अगर 7 वाटर मॉलिक्यूल का अगर आप मिला लेंगे तो 7 इंटू 18 होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 126, है ना, तो 126 यानी कि 278 kg ऑफ ग्रीन विट्रियल में क्या प्रेजेंट होगा, कितना प्रेजेंट होगा 126 kg ऑफ वाटर। तो आप अब ये कैलकुलेशन खुद ही समझ गए होंगे कैसे करना है। तो हमारे पास कितना है 4.54 kg ऑफ ग्रीन विट्रियल, इसके अंदर कितना प्रेजेंट होगा 126 इंटू 4.54 डिवाइडेड बाय 278 इतना kg ऑफ वाटर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जस्ट सॉल्व दिस वन एंड यू नो हाउ मच यू विल गेट दिस एज 2.058 इतना kg ऑफ वाटर। सो दीज आर योर आंसर, तो ये आपके आंसर हैं, दिस इज द वे हाउ यू शुड सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ए कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन, it contains 0.335% of iron. 4 atoms of iron are present in 1 molecule of hemoglobin. What is its molecular weight? अब आप कैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन क्या है, वो तो ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता ही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पे आयरन परसेंटेज इन हीमोग्लोबिन कितना दिया हुआ है 0.335%, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन प्रेजेंट है 4। ठीक, तो 4 एटम प्रेजेंट हैं। अब हम समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक एटम का जो वेट होगा वो कितना होगा 55.84, है ना यू। अगर हम 4 एटम की बात करेंगे, क्योंकि 4 प्रेजेंट है, तो 4 इंटू 55.84 इतना वेट एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 223.36 यू, और ये किसके बराबर है, दिस इज जस्ट इक्वल टू 0.335%, है ना, इसके बराबर है।
अब आप ध्यान से समझो, अब आप ध्यान से समझो कि अगर इतना वेट इतने परसेंटेज के बराबर है, अगर इतना वेट इतने परसेंटेज के बराबर है, तो आप कैसे अब टोटल आप वेट कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वही चीज है, परसेंटेज ऑफ आयरन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ आयरन in 1 mole of compound, 1 mole of compound divided by molar mass of compound, molar mass of compound into 100। तो अब हमको पता चल गया कि एक मोल में कितने प्रेजेंट है, 223.636। तो अब आप रख दीजिए जस्ट, तो यहाँ पे हो गया 0.335 इज इक्वल टू वेट कितना है 223.36 डिवाइडेड बाय मोलार मास मान लेते हैं x है, ये हो गया 100। अब आप x को इधर भेज दीजिए, इसको इधर लेके आइए, x क्या हो जाएगा 223.36 डिवाइडेड बाय 0.335 इंटू 100। बच्चा अब क्या हो जाएगा ये, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 66674.6 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू यूज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। ठीक, आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हैं अभी। अब आगे चलते हैं, H, ए सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव्स द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, इतना परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका बताना है। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आप कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। हाउ यू कैन डू दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ पे एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है ना, तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, हम एम्पेरिकल फार्मूला को निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे मोल्स ऑफ पहले समझते हैं सोडियम का, तो मोल्स ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ Na डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ Na, है ना। तो परसेंटेज को हमको डिवाइड कर देना है जस्ट, तो 43.4 डिवाइड बाय 23, तो इतना मोल्स आपको मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.89। अब सिमिलरली आपको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ आपको निकालना है कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज कितना दिया हुआ है 11.3, एटॉमिक मास कितना है 12, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.94 मोल। तीसरा आपको निकालना पड़ेगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, कितना परसेंटेज दिया हुआ है 45.3 डिवाइडेड बाय 16, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.83 मोल, है ना, इतना मोल मिल गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना पड़ता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे मोलार रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। अब हम मोलार रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मोलार रेशियो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको किस बेसिस पे करना होता है, जो सबसे छोटा नंबर है उसी से आपको डिवाइड करना है। तो पहले हम चलते हैं सोडियम के लिए, तो सबसे छोटा ये है, तो सोडियम के लिए ये हो जाएगा 1.89 डिवाइडेड बाय 0.94, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 2 के आसपास। कार्बन के लिए अगर हम चले सेम, तो कार्बन के लिए तो 0.94 डिवाइडेड बाय 0.94, तो ये हो गया 1। ऑक्सीजन के लिए अगर हम चले तो 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको मोलार रेशियो मिल गया है, नाउ वी कैन राइट दिस मोलार रेशियो एज द सबस्क्रिप्ट एंड वी विल गेट आवर आंसर। Na2C का 1, ऑक्सीजन का 3, तो Na2CO3 इज आवर आंसर। ठीक, तो ये चीज मिल गई अब। तो इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं, बाकी हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं अभी डिस्कस करने के लिए, उसको हम पार्ट 2 में इंक्लूड करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट आप लोग पार्ट 2 भी जरूर देखें ताकि पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, बिकॉज द लेंथ ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई थॉट दैट कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अदरवाइज आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, एंड ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज रिमेंबर आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर सीरीज देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड यू आल्सो हैव टू कमेंट एंड देन लेट मी नो कि सर आप मुझे समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ यू विल टेल मी, अनटिल एंड अनलेस इफ यू वोंट टेल मी, देन हाउ विल आई कम टू नो।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि समझ में आया नहीं समझ में आया, जो भी है वट एवर इज द फीडबैक, सो दैट इज गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक टू अस. So that's all for today my dear students. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, and thank you so much for listening. Take care. Bye bye.